जैसे कि हम लोग कल जो वीडियो देखे थे उसमें ये था कि हम लोग पढ़े थे वैद्युत स्थिर वैद्युति के लिए गॉस प्रमेय। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसी में ऐड करेंगे हम लोग वैद्युत धारिता। ये दो टॉपिक हम लोग ऐड करेंगे। अब वैद्युत विभव के बारे में ये समझ लीजिए कि वैद्युत विभव है क्या। तो इसमें क्या लिखते हैं कि अनंत से किसी भी परिमाणिक आवेश को ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ठीक है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ये हमारी परिभाषा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको लिखा है कि अनंत से किसी भी परिमाणिक आवेश को अगर आप वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो भी आप कार्य करते हैं उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसके लिए V बराबर हो जाएगा W/Q0। ठीक है, वैद्युत विभव में हमेशा हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, माइनस चिन्ह बताता है कि हम अनंत से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम किसी भी वस्तु को कार्य करके ला रहे हैं किसी वस्तु पर, इसीलिए ये विभव ऐसा होता है। दूसरी बात कि अगर हम स्थिर बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव देखें, r दूरी पर, जैसे ये कोई आवेश है आपका, यहाँ से आप r दूरी पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का वैद्युत विभव हो तो इसके लिए होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r। ये आपका सूत्र बनेगा। ठीक है, ये वैद्युत विभव है। यहाँ पे 1/4πε0 ये आपको पता है कि 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, और हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या मिलता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे ये दूरी अगर बढ़ रही है तो भी इन प्रोपोर्शनल है 1/r के, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत विभव का मान घटता जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये स्थिति ये है, यहाँ पे 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वैद्युत विभव है, तो और आगे बढ़ेंगे तो और घटेगा मतलब 1 होगा और घटेगा 1.5 होगा, ऐसे। तो इस तरह क्या होगा कि घटता जाएगा। समझ में आ गया? तो ये वैद्युत विभव रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ऐसा है निकाय जो 2 बराबर परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना हुआ है, उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे तो एक अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र देखते थे और एक निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र करते थे। तो अभी आप जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव है वो देखिए कैसे होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, अब इसके बारे में सोच लेते हैं। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव आपको दिख रहा है 12 लंबाई का है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P होगा, इसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ऋण से धन की ओर होगी।
तो अगर यहाँ से r दूरी p बात करें तो यहाँ का जो वैद्युत विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर स्क्वायर ये रहता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर रहता है। लेकिन जब हम निरक्ष पे आते हैं, यानी ये अक्ष हो गया, इसके बाद हम निरक्ष पे आते हैं, तो अगर यहाँ से r दूरी पर अगर हम वैद्युत विभव देखेंगे तो यहाँ पे v का मान क्या होता है 0, याद हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव है अच्छी स्थिति में, ये अच्छी स्थिति में आपकी r दूरी पर कितना है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर स्क्वायर। और अगर निरक्ष स्थिति में उतनी ही दूरी पर देखेंगे तो क्या आएगा 0। ये समझ में आ गया आपको। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसका जो वैद्युत विभव होता है वो अलजेब्रिक होता है। जैसे मान लीजिए कई आवेश एक साथ मिल जाएं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आवेश आपका 10 कूलाम, फिर आगे बढ़े ये आवेश 5 कूलाम, फिर और आगे बढ़े ये आवेश 3 कूलाम। और अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। अगर आपको कह दिया जाए कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो वैद्युत विभव जो होगा वो अलजेब्रिक होता है, यानी जितने भी वैद्युत विभव लेंगे उसके साइन के साथ उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। अब इसमें चूंकि ये ऋण के कारण है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर हम P पे परिणामी चाहें, P पर परिणामी वैद्युत विभव को अगर हम चाहते हैं, वैद्युत विभव को, तो हमारा क्या होगा, ऋण ऋण की तरह रहेगा और धन धन की तरह, यानी जो धनावेश के कारण है यहाँ पे वैद्युत विभव वो दूसरा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर एक का यहाँ से सूत्र लेते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई आर तो होगा ही, ये सूत्र में है। हम इसको q1 r1 कह लें, दूसरे वाले में लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 बाई r2 कर लें, तीसरे वाले में हम लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q3 बाई r3 कर लें। ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि ये सबके मान तो 9.8 होंगे, 9 10 टू पावर 8। q1 यहाँ पे 10 ले रहे हैं तो 10 यहाँ ले लिए। दूरी देखें यहाँ से इसके लिए यहाँ तक की दूरी लेंगे तो 2 3 5 और 2 7, यानी यहाँ आएगा 7 × 10 की घात -2। ये समझ में आ गया। दूसरा और देखें, इसका मान हम लोग लिख लेते हैं। जब यहाँ q2 लेंगे तो ये 5 लेंगे और नीचे जो दूरी आएगी 3 2 5 आएगी केवल, तो ये आपको ऐसे आएगा। जब इससे यहाँ के लेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये ऋण के कारण है, तो यहाँ ऋण आप पहले लगा सकते हैं, 9 × 10 की घात 9 कर लीजिए और ये 3 बटे हो जाएगा केवल 2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको हल करेंगे तो आप देख लीजिए कि इसमें 9 × 10 की घात 8 कॉमन हो गया। ठीक है। नीचे देखिए 10 टू पावर -2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो अंदर बच जाएगा, यहाँ देखिए 10/7 ये बचा, यहाँ बचा आपका 5/5 और उधर बचा आपको कितना बच गया 3/2। ठीक। तो अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10 की घात 10, ठीक है। इसको थोड़ा देखिएगा, 9 × 10 की घात 9, सॉरी ये गलत हो रहा है, 9 × 10 की घात 9। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 2 11 और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 1 प्लस 1.5। इसको हम अगर हल कर देंगे तो v बराबर 9 × 10 की घात 10 11, यहाँ हो जाएगा 15 4 2.9 3.9, गुणा कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा और 9 3 27 और 8
27 और 8 हो जाएगा आपका 27 और 8 35, तो ये हो जाएगा इतना। तो 10 के घात 11 और बैक कर लेंगे तो 3.51 गुणे 10 के घात आपका हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक है। हम ये बताना चाह रहे थे कि ऋण का जो आवेश होगा, जैसे ऋण आवेश के कारण होगा तो घट के दिखाइए, या तो फिर क्या करिए कि सबको साइन के अनुसार लिख दीजिए, आवेश को आवेश के अनुसार लिख दीजिए। इसमें विभव सदिश राशि नहीं है, वैद्युत विभव आपकी सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। अगर सदिश राशि होती तो उसका योग जो होता वो वेक्टर विधि से होता, सदिश योग विधि से होता। तो चूंकि ये सदिश नहीं है, अदिश है, तो अदिश राशियों का जो योग निकाला जाता है, परिणामी निकाला जाता है, वो अदिश विधि से निकाला जाता है, यानी बीजगणितीय विधि से निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। हो गया, आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो टॉपिक है आपकी वो है एक विभव प्रवणता। थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगली टॉपिक आप पढ़ ही रहे हैं, विभव प्रवणता। प्रवणता है ना। तो विभव प्रवणता में आपको क्या देखना है वो देख लीजिए। विभव प्रवणता किसको कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदुओं के बीच दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ये कहते हैं आपको। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदुओं के बीच, जैसे मान लीजिए आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, ये लगा हुआ है, ठीक है। आपके एक बिंदु ये ले लिया, दूसरा बिंदु आपने ये ले लिया, ठीक है। इसके बीच की दूरी अगर आप डेल्टा x है, तो यहाँ का विभव अगर VA है, यहाँ का विभव VB है, तो VA माइनस VB बटे डेल्टा x, यही होगा आपका विभव प्रवणता। ठीक है, इसको विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर होगा डेल्टा V बाई डेल्टा x। ठीक है, आप डेल्टा AB के बीच का ले रहे हैं और ये आपका बन जाएगा विभव प्रवणता। ठीक है, मात्रक इसका क्या होगा? मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर, है ना। और विभव प्रवणता जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो इसका एक मात्रक और भी कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ऐसे आपका विभव प्रवणता होगा। ये टॉपिक आपके हैं। सिंपली यहाँ पे माइनस रखा जाता है क्योंकि ऋण से धन की तरफ हम चलते हैं। आगे देखा जाए, आगे में है स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आगे है आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो किसी भी आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश, किसी भी आवेश को मान लीजिए Q1, किसी अन्य आवेश यानी Q2 के पास लाने में किया गया कार्य, ठीक है। या हम ये सकते हैं पास लाने
में किया गया कार्य या पास लाकर निकाय बनाने में कार्य निकाय बनाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सिंपल में देखिए, इसको दिखाते हैं हम U से। तो U बराबर होगा, जैसे मान लीजिए कि दो आवेश आपने ये ले लिया Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी R है। अगर बोला जाए कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है। और अगर ये भी हम लोग कह लें कि ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे R दूरी पर, तो इसके बीच कितना कार्य करना होगा या कितनी ऊर्जा होगी, तो इसके लिए भी हम यही सूत्र लगाएंगे Q1 Q2/R²। ये आपका स्थितिज ऊर्जा का कंडीशन हुआ। दूसरी बात एक और बताते हैं हम आपको कि अगर किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, बाय द वे निकाय की आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चौकोर सा एक निकाय मिला, जिसके ये बिंदु है, इस पे 4 कूलाम का आवेश है, 3 कूलाम का आवेश है, 1 कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम का आवेश है, और इसकी जो दूरी 4 है, 4 है, 4 है, 4 है मीटर में मान लीजिए। अगर बोला जाए कि ये ABCD जो निकाय है, ABCD निकाय को बनाने में कितनी ऊर्जा लगेगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक निकाय है, इसको बनाने में कितनी ऊर्जा लगेगी, तो इसमें क्या करते हैं कि किसी दो पिंडों के या किसी दो आवेशों के बीच का जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तो इसके बीच निकालिए, इसके बीच निकालिए, इसके बीच निकालिए, इसके बीच निकालिए। तो कहने का मतलब है कि ये 4 स्थितिज ऊर्जा योग होगा। 4 सूत्र में अगर कॉमन देखेंगे तो 1/4πε0 लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे बटे R²। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से ले लें, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है ना। तो Q1 Q2 R लेंगे, फिर यहाँ लेंगे 1/4πε0 Q2 Q3 R लेंगे, फिर यहाँ जाएंगे तो 1/4πε0 Q3 Q4 लेंगे, R लेंगे, फिर यहाँ जाएंगे तो 1/4πε0 Q4 Q1/R ये लेंगे। समझ में आ गया। एक सिंपल पे जाइए, देखते हैं। 1/4πε0 का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, Q1 आपका 3 है, Q2 आपका 1 है, रख लेंगे, बीच की दूरी 4, ये भी रख लेंगे, यहाँ रहने देते हैं। यहाँ देखिए Q2 हमारा कितना है, 1 है, Q3 हमारा 2 है, यहाँ देख लीजिए Q1 1, Q2 1 है, Q3 2 है, ये R कितना 4 ही रहेगा। 1/4πε0 है, यहाँ पे Q3 आपका देखिए 2 हो गया और Q4 आपका 4 है, ये आपका हो जाएगा 4। फिर यहाँ देख लीजिए 1/4πε0 Q4 आपका 4 है और Q1 आपका 3 है बटे 4। ये आपका कंडीशन है। इसमें देखिए U कन्फर्म कॉमन हो गया, ये कॉमन ले सकते हैं हम, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए 3/4, यहाँ देखिए 1/2, यहाँ देखिए सिर्फ 2, यहाँ देखिए सिर्फ 3। ये देखिए ये आपका आंसर दे रहा है। तो U बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम भाग देते हैं 0.7, 4 7 28, 4 5 20, ये हो गया, ये 0.5, ये तुम्हारा 5। तो अब ये हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1.25 प्लस 5 है ना, और ये आपका, और ये मान अगर आप यहाँ रख लेंगे
तो ये दिखेगा। तो ये हो गया ऐसे 9 × 10 की घात 9, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 तो 12 और 5 और 1 6 गुणे 9 × 10 की घात 9। इसी को आप गुणा करेंगे तो आपका मान आएगा जूल। तो इस निकाय को बनाने में कितनी जूल ऊर्जा लगेगी आपको समझ में आ गया कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल ये लगते हैं। दूसरा एक और चीज़ देखते हैं हम लोग कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर किया गया कार्य चलिए, तो यहाँ देखिए, अगर ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को हमेशा जब दिखाना होता है तो हम पैरेलल ही दिखाते हैं। ये पैरेलल आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया, ठीक है, और ये बन गया E। और एक द्विध्रुव को हम रख रहे हैं ऐसे, इसमें ये +Q है और ये -Q, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर इधर लगता है बल F = QE। धन वाले आवेश पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, और इसके कारण जो बल लगेगा F = Q ऋण आवेश में, और ये पूरा का पूरा ऐसे घूम करके अपनी स्थिर अवस्था में आता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सूत्र बनता है W = PE 1 - cos थीटा, यानी वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रख दें तो उसके लिए सूत्र ये बनता है। और यहाँ पे जो P देख रहे हैं ये है आपका Q × 2L, यानी उस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब इसमें W max क्या होगा? W max जो होता है वो होता है 2PE। 2PE का मतलब हो गया cos थीटा का मान -1 होना चाहिए। तो cos थीटा का मान -1 कब होता है? cos 180 डिग्री पर। तो यानी थीटा अगर 180 पर रखेंगे तो आपका ये मान कितना आ जाएगा? सबसे अधिक आएगा। W जो मिनिमम होता है उसको मान होता है 0। तो cos थीटा का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए? जिसके 0 हो जाए वो 0 अंश होना चाहिए, ठीक। और अगर मीडियम में जाते हैं तो उसके लिए PE आता है, और ये मान कब आएगा? जब 90 पर हो। कहने का मतलब ये हुआ कि द्विध्रुव को अगर हम धन इधर लगाते हैं, ऋण इधर लगाते हैं, तो इस पर W 0 दिखेगा। अगर हम धन इधर लगाते हैं और ऋण इधर लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर का है, तो इसके लिए W = 2PE होगा। और अगर हम द्विध्रुव को ऐसे लगाते हैं वैद्युत क्षेत्र में, +Q यहाँ पे -Q यहाँ पे, तो उस स्थिति में ये क्या होगा? आपका WPE होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका किया गया कार्य था। ये समझ में आ गया? तो इसमें आप इतना ही पढ़ पाए, बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इतना आप लोग अगर कंसल्ट करें तो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में तो आप मैक्सिमम 2-3 वीडियो अगर ले 20-20 मिनट, 25-25 मिनट का, इतना लिख के पढ़ाना पड़ा। सिंपल करना होता तो सरल हो जाता, ठीक है। तो जय हिंद।